हेलो, तो कैसे हैं मेरे वीर और वीरांगनाएं। होप सो सब बेहतर होंगे, शानदार होंगे, अपने सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं कमलेश रेड्डी आपका फ्री मेंटर अगेन आपसे रूबरू होने के लिए आया हूं। यहां पर डेम्स की एक पहल है जहां पर हम 10 मिनट्स के एक सेशन में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं उनको क्विक रिवीजन में लेके आने वाले हैं। अभी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं बेसिकली एक टॉपिक जिसका नाम है ग्रीफ। ग्रीफ कह सकते हैं, डेथ कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं और या फिर आपके डाइंग के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहां पर जनरली ग्रीफ के बारे में बोला जाता है। अब यहां पर एक चीज देखिएगा कि लॉस ऑफ लव्ड वन की बात यहां बार बार होती है। अब इस सिनेरियो में आपसे 3 डेफिनेशन पूछ सकता है एग्जामिनर। कौन कौन सा? सर पहला पॉइंट तो बनता है बी रीवमेंट, और दूसरा होता है सर ग्रीफ, और थर्ड वन इज द मॉर्निंग। अरे यहां पर क्या 3 डेफिनेशन बनेंगी? पहला होता है कि सर बीरियूमेंट, सेकंड वन इज द ग्रीफ और थर्ड वन इज द मॉर्निंग। क्या डिफरेंस होता है देखते हैं। सर बीरियूमेंट का मतलब होता है द स्टेट ऑफ लॉस ऑफ लव्ड वन, यानी आपने ये कहना है कि सर अभी कोई पर्सन मर गया, इसमें इमोशंस ऐड नहीं करिए, जो मेरा करीबी था, तो ये आपका क्या कहलाता है? बीरियूमेंट। और दूसरा डेफिनेशन होता है द पीरियड ऑफ टाइम, द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच ए पर्सन, ड्यूरिंग विच ए पर्सन मॉर्न, एक वो टाइम जहां पर एक पर्सन अपनी दुख और संवेदनाएं जो है वो रखता है, दैट इज बीरीवमेंट। सर सेकंड पॉइंट होता है कि सर ग्रीफ क्या होता है, अब इसके बदले में आपके अंदर क्या इमोशंस आई है, दुख जो आया है वो आपका ग्रीफ कहलाएगा। तो आपने कहा कि सर ग्रीफ इज द सब्जेक्टिव, ग्रीफ इज द सब्जेक्टिव एंड इंटरनल इमोशनल रेस्पॉन्स, इमोशनल रेस्पॉन्स टू द लॉस ऑफ लव्ड वन। ये आपने कह के चलना होता है। सर मॉर्निंग वाला टाइम क्या है? यहां पर अब हम चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, सोसाइटी के सामने अपनी चीजों को रख रहे हैं, जो दुख है वो अब आप आउटवर्ड ले जा रहे हैं। यानी यहां पर आप क्या कह सकते हो बेटा? आउटवर्ड, आउटवर्ड सोशल एक्सप्रेशन, आउटवर्ड सोशल एक्सप्रेशन ऑफ लॉस। जहां पर आप क्या कह सकते हैं? फ्यूनरल की बात कर सकते हैं, सोसाइटल प्रैक्टिसेस जो होती हैं उनको यहां पर इन्वॉल्व किया जाता है। पहला पॉइंट तो ये बनेगा, 3 डेफिनेशन। सर यही एक पीरियड है मॉर्निंग जहां पर एक पर्सन अपने आप को रिकवर कर रहा होता है, यानी ये वापस अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आ रहा होता है। मॉर्निंग पीरियड में आप आंसर करके चल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बेटा, वो रहता है कि सर स्टेजेस ऑफ डेथ एंड डाइंग, यानी जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है, जो आपका लव्ड वन है या जो मरने वाला है, तो उस सिचुएशन में आपकी बॉडी में क्या क्या चीजें रहने वाली है, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। और उसके लिए आपने फॉर्मूला सुना होगा बेटा, क्या? डाबडा। अरे क्या बोला होगा बेटा? डाबडा। जहां पर आपने पहला कहना होता है डेनाइल, डेनाइल में एक डेनाइल एंड शोक। यहां पर ये जो पर्सन है वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, जैसे कि कैंसर हुआ है तो कैंसर की रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता है ये रिपोर्ट तो मेरी है ही नहीं। डेनाइल के बाद में सेकंड वन इज द एंगर। अब ये पर्सन इसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अब इसको गुस्सा आएगा, वो अपनी बीवी को कहेगा कि आप तो रोज मंदिर जाते थे, लेकिन आपके भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे कैंसर क्यों हुआ? दैट इज एंगर। एंगर के बाद थर्ड पॉइंट आपने कहा सर कि अब बार्गेनिंग। अब यहां पर ये पर्सन है वो चाहता है कि इसको नुकसान कम से कम हो, तो ये अब क्या कहेगा? भगवान जी से प्रेयर करेगा कि भगवान जी अगर मेरा कैंसर आप ठीक कर दोगे तो उस सिचुएशन में मैं रोज मंदिर में आएगा, घंटी बजाकर जाएगा। दैट इज बार्गेनिंग। बार्गेनिंग के बाद में फोर्थ वन, अब आपने क्या कहा कि सर मेरे मरीज में अब डिप्रेशन जैसे फीचर आने वाले हैं, क्योंकि इसको कोई इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। अब इसमें सैडनेस आएगी। इस पर्सन की बात करूं तो ये सोशली थोड़ा सा आइसोलेट भी हो सकता है, इमोशनल एक्सप्रेशन इसके थोड़े कम हो सकते हैं। और लास्ट में आपने कहा एक्सेप्टेंस। अब ये पर्सन ये मान लेता है कि भाई डेथ जो है इनविटेबल है, वो तो आनी है, जो एक बार जन्म लिया है वो डेफिनेटली मरेगा तो सही। तो इस तरह के 5 पॉइंट है, उनकी सीक्वेंस पूछी जाती है। दैट इज डाबडा, डेनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। और ये जो कहानी है वो किसने बताई थी, ये भी आपका पॉइंट बनेगा। ये जो मैं आपको 5 स्टेज बता रहा हूं ये है बेटा अकॉर्डिंग टू या प्रपोज्ड बाय, आपने कहा एलिजाबेथ, एलिजाबेथ कुबलर रॉस। किसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं बेटा मैं? एलिजाबेथ कुबलर रॉस के अकॉर्डिंग ये चीजें बता रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट आपका बनेगा कि सर ड्यूरेशन, नॉर्मल ड्यूरेशन कितना रहेगा? नॉर्मल ड्यूरेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि नॉर्मल ग्रीफ जो होती है, जो हर किसी पर्सन में इमोशनल रेस्पॉन्स होता है,
उसका ड्यूरेशन क्या है, तो एग्जाम में पूछा गया है, तो आंसर करना कि जनरली अप टू 2 मंथ्स का टाइम बताया जाता है, या फिर कह सकते हैं अप टू 2 मंथ या 8 वीक्स का टाइम यहां पर बताया जाता है। और मैक्सिमम अगर पूछे तो कुछ बुक्स में तो 6 महीने, कुछ जो रैंडमली बुक है वो 1 साल तक भी बोल देती है, आपको 6 महीने याद करना। मैक्सिमम अप टू 6 मंथ में ये पर्सन क्या होता है बेटा, वापस नॉर्मल होने लग जाता है। तो ये ड्यूरेशन वाला पार्ट रहा। यहीं पर एक और ड्यूरेशन याद करके चलना बेटा, ड्यूरेशन ऑफ डेनाइल। जो डेनाइल में रहता है, जहां पर रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करता, वो कितना हो सकता है सर, मैक्सिमम अप टू आपने कहना होता है बेटा 2 वीक्स, कि लगभग 2 वीक जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है जहां पर वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता। ये नॉर्मल ग्रिफ का पार्ट है। अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो वो एबनॉर्मल ग्रिफ में काउंट होगा, वो पैथोलॉजिकल ग्रिफ में काउंट होने वाला है। तो यहां पर आपने नॉर्मल ग्रिफ देखा, टाइम ड्यूरेशन आपने देखा। अब हम बात करते हैं कि सर इसका टाइप्स क्या हो सकता है। टाइप्स ऑफ ग्रिफ, टाइप्स ऑफ ग्रिफ में कौन कौन से होंगे, देखो एक तो मैंने अभी बताया नॉर्मल ग्रिफ। और नॉर्मल ग्रिफ की अगर बात करें तो जहां पर ये स्टेजेज आएंगी, इसका टाइम ड्यूरेशन जनरली 2 महीने तक हो सकता है, मैक्सिमम अप टू 6 मंथ कह सकते हो। डेनाइल फेज भी 2 वीक से कम होती है, कुछ आवर्स की हो सकती है, मैक्सिमम अप टू 2 वीक आप कह के चल सकते हो। तो इस तरह के पैटर्न को नॉर्मल ग्रिफ कहा जाता है। नॉर्मल ग्रिफ के बाद सेकेंड होता है बेटा, दैट इज एंटीसिपेटरी, एंटीसिपेटरी ग्रिफ। और एंटीसिपेटरी ग्रिफ में क्या होता है बेटा, कि मान लीजिए किसी का कैंसर हुआ है, कैंसर के बाद उसकी मौत तय है, तो मौत नहीं हुई है लेकिन उससे पहले ही आपके अंदर नेगेटिविटी जो आने लगती है, जो आप में इमोशंस आने लगती है, दैट इज एंटीसिपेटरी ग्रिफ। थर्ड वन आपने कहा बेटा डिसइनफ्रेंचाइज्ड, डिसइनफ्रेंचाइज्ड ग्रिफ, जहां पर हो सकता है कि कुछ सोसाइटल लिमिटेशन की वजह से अपने ग्रुप को, आप अपने इमोशंस को लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, अपने अंदर ही रख पाते हो। जैसे मान लीजिए कि आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी और आपको बेहद प्यार था, आपकी शादी किसी और से हो गई, लेकिन आज उसकी कहीं डेथ हो गई, तो आप अपने दुख को अंदर ही रख सकते हो, बाहर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि सोसाइटी में लिमिटेशन है। अगर आप ऐसा करोगे तो कहेंगे चल करमजली घर से निकल। तो इस तरह के ग्रिप को कहते हैं डिसइनफ्रेंचाइज ग्रिप। फोर्थ वन को आपने कहा कि बेटा पैथोलॉजिकल ग्रीफ, और ये थोड़ा खतरनाक सिचुएशन रहने वाला है। क्या पैथोलॉजिकल को आप कह सकते हो कि बेटा मॉर्बिड ग्रीफ। मॉर्बिड ग्रीफ ना कह के सर आपसे पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ या नॉर्मल ग्रीफ नहीं है, तो इसको आप एटिपिकल ग्रीफ के नाम से भी आंसर कर सकते हो। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सर इस ग्रीफ के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, सर इस ग्रिफ को आप 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 4 तरह से हो सकता है। पहला हो गया बेटा क्रॉनिक ग्रिफ। क्रॉनिक ग्रिफ का मतलब है कि नॉर्मली जो टाइम ड्यूरेशन है, अगर नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन अप टू 6 मंथ बोला, अगर ड्यूरेशन है वो मोर देन आपकी 6 मंथ हो जाए तो इसे क्रॉनिक ग्रिफ की कैटेगरी में कंसीडर किया जाने वाला है। सर सेकंड वन आपका कौन सा हो सकता है बेटा, डिलेड ग्रिफ। सेकंड वन आपको क्या कहना है बेटा, डिलेड ग्रिफ। अभी बताओ डेनाइल फेज मैंने कितने टाइम पीरियड की बोली थी, सर डेनाइल पीरियड जो आपका रहा था वो मैक्सिमम अप टू 2 वीक हो गया। अगर यहां पर डेनाइल फेज ज्यादा हो जाए, ऑनसेट आफ्टर 2 वीक्स, अगर डेनाइल फेज आपका लॉन्ग हो जाए तो उस सिचुएशन में जो ग्रीफ होता है उसको डिलेड ग्रीफ के नाम से जाना जाता है। सर थर्ड वन आप कह सकते हो बेटा हाइपरट्रॉफिक, हाइपरट्रॉफिक ग्रीफ। और इसका मतलब यह है बेटा कि एक तरह से आपने जो चीज सोची नहीं थी, आपका पार्टनर था, अभी यंग एज थी, अभी शादी हुई थी और एक्सीडेंट में मर गया, तो ये क्या होता है बेटा, कब होती है, सडन एंड अनएक्सपेक्टेड। सडन एंड अनएक्सपेक्टेड अगर किसी की डेथ हो जाए जो आपके लिए लव्ड वन था, तो उस सिचुएशन में आप हाइपरट्रॉफिक ग्रिप में जा सकते हो। और लास्ट वन होता है बेटा ट्रॉमेटिक, लास्ट वन जो नाम होता है वो होता है ट्रॉमेटिक बीरियूमेंट। अरे क्या बोला गया बेटा, ट्रॉमेटिक बीरियूमेंट कहा गया। और यहां पर 2 चीजों का कॉम्बिनेशन है कि पहला तो बेटा कि क्रॉनिक पैटर्न में ग्रीफ है, लॉन्ग टाइम से चल रही है, और दूसरा यहां पर जो पैटर्न था वो कैसा था बेटा, हाइपरट्रॉफिक ग्रीफ वाला पैटर्न था, अनएक्सपेक्टेड लॉस वाला पैटर्न था। तो 4 तरह के आप कह सकते हो पैथोलॉजिकल ग्रीफ। लास्ट पॉइंट आपको यहां पर डिस्कस करना है, दैट इज ट्रीटमेंट। क्या करोगे सिनेरियो में, तो सर पहली अगर बात करें तो सर फार्माकोथेरेपी देख लेते हैं। फार्माकोथेरेपी वाला पॉइंट
सर क्या करते हैं जनरली, तो आपने कहना यूजुअली आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं देना, अगर किसी की डेथ होगी तो वहां पर इमोशनल रेस्पॉन्स होता है, यूजुअली नो ट्रीटमेंट। और अगर फिर भी देना पड़े तो आप कह सकते हैं सर कि ओकेजनली अगर मुझे देना पड़े तो आप दे सकते हैं माइल्ड माइल्ड एंजियोलाइटिक्स आप दे सकते हो, और वह भी शॉर्ट टाइम के लिए होता है। लेकिन वहीं पर एक मरीज को क्या हो जाए बेटा, पैथोलॉजिकल ग्रीफ वाला टाइप अगर डेवलप हो जाए तो वहां पर उस मरीज में एंटी डिप्रेसेंट जो होती हैं उनको दिया जाता है। ये आपको कह के चलना है। एज ए नर्स आपका क्या रोल रहेगा, रोल ऑफ नर्स आपका लास्ट पॉइंट। और जहां पर भी कोई मरीज जो है जो एक्सपायर होने वाला है तो उसकी सोसाइटी को, उसके घर परिवार वालों को आपको थोड़ा इज्जत देना है, और आपको जो भी उनके रिचुअल्स हैं उनको मान के चलना होगा। तो यहां पर आप लास्ट पॉइंट कह सकते हैं कि नर्स must consider the individual's culture, religion, फैमिली स्ट्रक्चर, या फिर आप कह सकते हैं कि उसका सपोर्ट सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम। तो इस तरह से आप एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था ग्रीफ, और उसको आपने उड़ा दिया है। होप सो आपको ये डिटेलिंग समझ में आई होगी। तो मैं कहूंगा कि ऐसे पढ़ते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो और कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ आप जैसा। ऑल द वेरी बेस्ट।